अभी जुड़ेंगे लोग शायद, अभी तक तो कोई इस पे आया नहीं। तुम भी बताते रहना, मैंने कोई आ जाए जुड़ जाए। चलो क्यों, मैं लाओ मैं खोलता हूँ। तुमने क्या खोल रखा है? एक बार बैक जाओ। मेरा आ जाना चाहिए लाइव, इस पे क्यों नहीं आ रहा हूँ लाइव में? स्टार्ट लाइव वीडियो तो कर दिया है। आ जाएगा। मेरे चेक करो। तुम्हारे चेक इसमें तो स्टार्ट लाइव वीडियो में तो आ जाना चाहिए। थोड़ा बहुत गैप लगता है क्या? थोड़ा बहुत। हाँ शायद। चलो दोबारा बैक जाके देखते हैं। क्या उधर से वो कुछ अलाउ करते हो तब होता हो? नहीं अपन ने और भी तो पहले किया। तो भी कुछ आएगा। 5 तो बज गए तो उन्हें कर देना चाहिए। कोई लोग भी इस पे जुड़ते हुए नहीं दिख रहे मुझे। नेट तो नहीं नेट चल रहा मेरे ख्याल से। वो शायद वो उधर से करेंगे मुझे तब होगा शायद। क्योंकि व्यूअर्स में है आ गया ना तुम्हारे उसमें। हाँ तो अभी इसका मतलब वहाँ से कोई कनेक्ट, अब व्यूअर्स जो आए तभी तो अपन शुरू करें। वही तो क्या इंटरप्टेड नहीं। चल नमस्कार नीरव जी, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। इससे पूर्व कि हमारा ये संवाद प्रारंभ हो, जैसी कि परंपरा है, कुछ इष्ट देव की आराधना उपासना आवाहन। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शब्दरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भाषारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु संस्कृतिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भावरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्वररूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी स्वस्थ सानंद
मंगलमय एवं सुखी रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था, एक वैश्विक संस्था, देश की एक गैर राजनीतिक अग्रणी पंजीकृत साहित्यिक संस्था, जिसके देश के 14 राज्यों में अब तक सफलतापूर्वक राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो चुके हैं। 7,500 से अधिक इसकी सदस्य संख्या हो गई है और इसको मिलने वाले लाइक्स की संख्या 15 लाख से अधिक, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड जैसा ही है। इस संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, जो कि साहित्य जगत में भी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, एक सुदृढ़ हस्ताक्षर। उनके कुशल नेतृत्व में ये संस्था दिनों दिन अग्रसर हो रही है और कोरोना काल में दिनांक 29 अप्रैल 2020 से इसके फेसबुक पटल पर नित्य प्रति सायंकाल 5 से 6 बजे तक लाइव आने वाले कार्यक्रमों में अब तक देश विदेश के अनेक साहित्यकार, पत्रकार, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, फिल्म अभिनेता, गृह सचिव, भजन गायक, आध्यात्म पुरुष, वैज्ञानिक, गीतकार, संगीतकार, गायक, कुलपति तथा राज्यपाल स्तर की विभूतियां आ चुकी हैं। इस पटल पर नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम, मॉस्को, आबू धाबी, नॉर्वे, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर तथा नेपाल आदि विभिन्न देशों की महान विभूतियां भी आ चुकी हैं। मेरा परम सौभाग्य कि मैं इस पटल पर तीसरी बार आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं। प्रथम बार 14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस के अवसर पर इस लाइव कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। दूसरी कड़ी में 1 नवंबर 2020 को राजस्थान विजय प्रांत विशेष के कार्यक्रम इस पटल पर शुरू किए गए। तो राजस्थान विशेष में एक कवि सम्मेलन में मुझे दायित्व था संचालन का। इस तरह से 1 नवंबर को दूसरी बार मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था और आज तीसरी बार इस लाइव कार्यक्रमों की 392वीं कड़ी में आप सभी के समक्ष मैं आज प्रस्तुत हूँ। इस पटल पर प्रस्तुत होने वाले लाइव कार्यक्रमों की 15 अगस्त 2020 को प्रथम प्लेटिनम जुबली हुई, उसके बाद 17 नवंबर 2020 को द्वितीय प्लेटिनम जुबली, फिर 25 फरवरी 2021 को तृतीय प्लेटिनम जुबली और अब ये चतुर्थ प्लेटिनम जुबली होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इस संस्था ने एक और नई पहल शुरू की थी, जिसमें प्रांत विशेष पर आधारित कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अब तक बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि अनेक राज्यों पर आधारित कार्यक्रम हो चुके हैं। इस संस्था के इस पटल पर 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जा चुके हैं। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस पटल के समन्वयक प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी साहित्य जगत के एक सुदृढ़ हस्ताक्षर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स समूह की प्रतिष्ठित पत्रिका कादम्बिनी के संपादन मंडल से आप संबद्ध रहे। नीरव जी की अब तक कुल 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने 26 देशों की यात्रा की है और काव्य पाठ किया है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन में अब तक 3 बार आपने कवि सम्मेलनों का संचालन किया है। लाल किले पर भी अनेक बार आपने काव्य पाठ किया है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आप भारत सरकार के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी सम्मिलित हुए। सुलभ साहित्य अकादमी द्वारा आपको श्रेष्ठ साहित्यकार का 5 लाख का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के विज्ञान प्रसार मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 विज्ञान कवि सम्मेलनों का भी आप अध्यक्षता कर चुके हैं। कोरोना काल में जनमानस में एक सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर संचार यह संस्था कर रही है। ये सेतु संस्था परिवार और परिवार के मुखिया प्रज्ञान पुरुष श्री नीरज जी को, प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को साधुवाद, धन्यवाद और बधाई। ये तो कुछ संस्था के विषय में बात थी। अब मैं कुछ अपने विषय में, हालांकि मेरा परिचय मैंने पटल पे प्रेषित किया था, आप सब ने देखा भी होगा। मूल गांव मेरा जयपुर ज़िले का जम्वा रामगढ़ है, जहां दादाजी जमींदार थे हमारे। मेरा जन्म कोलारस में, जो कि मध्य प्रदेश में है, मेरा जन्म कोलारस में 9 अप्रैल 1963 को हुआ, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में मेरे पिताजी का पोस्टिंग चल रहा था। भिंड, मुरैना, कोलारस ऐसे ज़िलों में वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया। हम 6 भाई बहन थे, जिसमें अब 4 शेष रह गए हैं।
हम 4 भाई और 2 बहनें, इस तरह से 6 भाई बहन थे। अब हम 2 भाई और 2 बहनें, हम 4 रह गए हैं। 2 मेरे बड़े भाइयों की जो है असामयिक उनका देवलोक गमन हो गया। प्रारंभिक शिक्षा मेरी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी ज़िले में रह के हुई। वहाँ मेरी बुआ जी रहती थी, उन्हीं के साथ मैं रहा। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश मैनपुरी और इलाहाबाद बोर्ड से इस तरह से मैंने 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा इलाहाबाद बोर्ड उत्तर प्रदेश से मैंने अर्जित की। उच्च शिक्षा मैंने जयपुर में अर्जित की, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स राजनीति विज्ञान, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान, फिर एमफिल राजनीति विज्ञान और फिर पीएचडी राजनीति विज्ञान। 1990 से ही महाविद्यालय में शिक्षण कार्य से मैं संलग्न रहा। दिसंबर 2020 में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इस तरह से मेरा कुल शिक्षण अनुभव 30 वर्ष का रहा, जिसमें स्नातकोत्तर 28 वर्ष एवं स्नातक स्तर का 30 वर्ष। इसमें मेरा 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी सम्मिलित है। अब तक मेरी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं, 50 लेख और कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। 17 शोधार्थियों ने मेरे अधीन पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है मेरे निर्देशन में। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रांतों द्वारा मुझे 50 सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 50 संगोष्ठियों में भी मेरी भागीदारी रही, जिसमें पत्रवाचन भी मैंने किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी मेरी अनेक वार्ताएं प्रसारित हुईं। अनेक पुस्तकों और पत्रिकाओं का संपादन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद, राजस्थान राजनीति विज्ञान परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद और भारतीय गांधीय अध्ययन समिति का आजीवन सदस्य हूँ। इसके अलावा भारत विकास परिषद, जो कि एक समाजसेवी संस्था है, उससे भी मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ और आज भी इसमें सक्रिय हूँ। जहाँ तक मेरी रुचियों का प्रश्न है, तो मेरी रुचि मनीषियों का सत्संग, बागवानी, गायन, चित्रांकन, छायांकन, अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन और लेखन, ये मेरी रुचियाँ हैं। तो ये तो कुछ स्वयं के विषय में परिचय था। अब क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की बात करूँगा और मैं प्रारंभ में एक राजस्थानी गीत मैं प्रस्तुत करूँगा आप लोगों के सम्मुख। एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है राजस्थान का, आवे हिचकी। ये मूलतः घूमर गीत है। घूमर यहाँ राजस्थान के एक लोक पारंपरिक नृत्य की विधा है। वैसे तो राजस्थान के अनेक पारंपरिक नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, जिनमें घूमर के अतिरिक्त गौरी नृत्य, जो कि एक भक्ति नृत्य है और भील जनजाति का विशेष ये नृत्य है। इसी तरह से 13 ताली नृत्य, ये भी भक्ति नृत्य है। इसमें कलाई पे, कोहनी पे, बाहाँ पे, कंधे पे, कमर में मंजीरे बांधकर और दोनों हाथों में एक एक मंजीरा लेकर और इस तरह से उनका मूवमेंट किया जाता है पूरे संतुलन के साथ कि वो हर मंजीरे से एक एक करके वो मंजीरा टकराता रहे और उसमें से ध्वनि निकलें अलग अलग। इस तरह से 13 प्रकार की ध्वनियाँ निकाली जाती हैं, इसलिए इसका नाम 13 ताली नृत्य है। इसी तरह से अग्नि नृत्य, ये भी एक भक्ति नृत्य है। ये चूरू और बीकानेर जिले के जसनाथियों द्वारा ये किया जाता है। चरी नृत्य, ये ग्रामीण नृत्य रूप है। चरी नृत्य का प्रारंभ, अब तो खैर परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पानी के लिए महिलाओं को काफ़ी मीलों तक दूर जाना पड़ता था। वहाँ से चरी में, यहाँ जो जिसे हम कलश बोलते हैं या गगरा बोलते हैं, राजस्थान में उसको चरी बोलते हैं। प्राय वो पीतल की बड़ी बड़ी चरियाँ हुआ करती थीं, तो उन पीतल की चरियों में महिलाएं पानी भर के काफ़ी दूर से लाती थीं। तो वो समूह में महिलाएं जाती थी, पानी भर के लाती थी, जो भी जल के स्रोत होते थे, कुआं, बावड़ी या अन्य जो स्रोत, और आते समय जाते समय वो गीत गाती रहती थी, थोड़ा नृत्य भी करती थीं, ताकि अपने उस कष्ट को, अपनी पीड़ा को वो भूल जाएं। तो इस तरह से पीड़ा में भी आनंद लेना या पीड़ा में भी आनंद की अनुभूति करना, ये राजस्थान की एक विशेषता है, इसलिए इसका ये चरी नृत्य इसको नाम दिया गया। कठपुतली नृत्य, जो एक तरह सा शो है, मतलब पपेट शो, यहाँ का कठपुतली, वो भी यहाँ का प्रसिद्ध राजस्थान का। फिर एक कालबेलिया नृत्य, जो यहाँ के सपेरा समुदाय द्वारा यहाँ किया जाता है, और इस कालबेलिया नृत्य को यहाँ की गुलाबोबाई ने एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको प्रदान की। गैर नृत्य, जो कि भील समुदाय का नृत्य है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। भवाई नृत्य, यह नृत्य की एक बहुत ही कठिन विधा है। इसमें नर्तकी अपने सिर के ऊपर 8-9 घड़े रख के, एक के ऊपर एक ऐसे 8-9 घड़े रखकर वो अपना संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करती है कुशलता के साथ, तो इसको भवाई नृत्य कहते हैं। और सभी नृत्यों में वेशभूषा का विशेष महत्व है, रंग बिरंगी पोशाक
और तरह तरह के लोक वाद्य यंत्र, ये इसकी इन सब की विशेषता है। ये मैंने थोड़ा सा परिचय इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ में आ जाए। तो अभी जो मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ वो घूमर गीत है, यानी कि घूमर नृत्य का गीत है वो, और राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। और इस गीत में तो राजस्थान मेरा, क्योंकि जो मेरा विकास हुआ, तो विकास की जिस अवस्था में भाषा का विकास होता है वो मेरी अवस्था उत्तर प्रदेश में गुजरी है अधिकांश, और जन्म मेरा मध्य प्रदेश में हुआ, इसलिए राजस्थान के उच्चारण में हो सकता है मेरी उतनी शुद्धि नहीं हो, तो मेरे जो राजस्थान के मित्र हैं वो मुझे क्षमा करेंगे यदि ऐसी कोई त्रुटि हो। तो इस गीत में भाव ये है कि एक स्त्री, एक तरह का प्रेम गीत ही है, एक स्त्री अपने पति को, अपने पिया को याद करके गाना गा रही है, और वो ये कह रही है कि उसके पिया, उसके पति उसको याद कर रहे हैं, इसलिए उसको हिचकियाँ आ रही हैं, आवे हिचकी। मारो बादिलो चितारे, मारो साहिलो चितारे, बैरन आवे हिचकी। मारो बादिलो चितारे, मारो साहिलो चितारे, बैरन आवे हिचकी। आवे हिचकी बैरन आवे हिचकी, बदिलो आवे हिचकी। मारो बादिलो चितारे, मारो साहिलो चितारे, बैरन आवे हिचकी। नैना कणरो बाजरो, थारी चिड़िया चुग चुग जाए, भंवर सा चिड़िया चुग चुग जाए। नैना कणरो बाजरो, थारी चिड़िया चुग चुग जाए, भंवर सा चिड़िया चुग चुग जाए। मैं थाने डोला मना कियो, मैं थाने डोला मना कियो, थे परदेसा मत जाए। मारो बादिलो चितारे, मारो साहिलो चितारे, बैरन आवे हिचकी। आवे हिचकी रे बैरन आवे हिचकी, बदिलो आवे हिचकी। मारो बादिलो चितारे, मारो साहिलो चितारे, बैरन आवे हिचकी। डूंगर माथे डूंगरी, मारो सोनो घड़े सुनार, भंवर सा सोनो घड़े सुनार। डूंगर माथे डूंगरी, मारो सोनो घड़े सुनार, भंवर सा सोनो घड़े सुनार। बिछिया घड़ाई दो बाजुणा, बिछिया घड़ाई दो बाजुणा, मार पायल री झणकार। मारो बादिलो चितारे, मारो साहिलो चितारे, बैरन आवे हिचकी। आवे हिचकी रे बैरन आवे हिचकी, बदिलो आवे हिचकी रे बैरन आवे हिचकी। मारो बादिलो चितारे, मारो साहिलो चितारे, बैरन आवे हिचकी। बैरन आवे हिचकी, बैरन आवे हिचकी। ये राजस्थानी गीत एक मैंने प्रयास किया प्रस्तुत करने का। यहाँ का एक लोकगीत है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। अब थोड़ी चर्चा राजस्थान के विषय में मैं करना चाहूँगा। 30 मार्च 1949 को राजपूताना की देशी रियासतों के विलीनीकरण के परिणाम स्वरूप राजस्थान अस्तित्व में आया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। कुल 33 जिलों में, जिनमें 13 जिले थार मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, उनसे युक्त यह राज्य अपने किलों, महलों, हवेलियों और स्वर्णिम रेतीले टीलों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये वीरों की भूमि है, रणबांकुरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भी भूमि है। मीरा की भक्ति, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, पन्नाधाय जैसी वीरांगनाओं के ममत्व और वात्सल्य की भूमि है, जो कि अपने रंग बिरंगे परिधानों, रंग बिरंगी पगड़ियों, चुनरी और लहरिया की साड़ियों और दाल बाटी, चूरमा, बेसन गट्टे, कैर सांगरी, खीर, मालपुए जैसे व्यंजनों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वैसे तो यहाँ सभी प्रकार के पर्व और त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु यहाँ के तीज और गणगौर उत्सव का नज़ारा ही कुछ और होता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसकी सीमा पाकिस्तान को छूती है तथा अंतर्राज्यीय दृष्टि से गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छूती है। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि हम इसका विभाजन करें तो इस राजस्थान को 7 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें मारवाड़, जिसके अंतर्गत जोधपुर, पाली, नागौर, जालौर और बाड़मेर के क्षेत्र आते हैं।
मेवाड़ जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र आते हैं। शेखावाटी जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र आते हैं। ढूंढाड़ जिसमें जयपुर, दौसा और टोंक के क्षेत्र आते हैं। हाड़ौती जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के क्षेत्र आते हैं। ब्रज जिसमें भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र आते हैं तथा मेवात जिसमें अलवर और भरतपुर के क्षेत्र आते हैं। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला पूरे राज्य में ही देखी जा सकती है और कुछ क्षेत्रों में विंध्याचल पर्वत भी पाए जाते हैं। अरावली पर्वत पर ही 13,000 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू बसा हुआ है, जो कि ब्रिटिश काल में और कुछ वर्षों पूर्व तक भी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था और आज भी वहाँ राजभवन स्थित है। यहाँ पर 23 बांध हैं, जिनमें जवाई, माही, कोटा, बैराज, बीसलपुर, प्रताप, रामगढ़ तथा गांधी सागर प्रमुख हैं। यहाँ 49 नदियाँ बहती हैं, जिनमें चंबल, बनास, माही, पार्वती, काली सिंध, मोरेल, बाणगंगा, पांचना तथा गंभीरी प्रमुख हैं। कभी सरस्वती नदी भी यहाँ से होकर बहती थी और अभी भूमि के नीचे से तो अभी भी वो बह रही है। यहाँ 250 किले हैं, जिनमें मेहरानगढ़, आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर आदि प्रमुख हैं। इनमें से अनेक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किए गए हैं। यहाँ पर 25 वन्यजीव अभयारण्य, 5 राष्ट्रीय उद्यान, 3 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स तथा मरु राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के उद्योग हैं, जैसे हैंडलूम, पावरलूम, ऊन, कांच, गलीचा, नमक, रसायन, खाद्य तेल, फर्टिलाइजर, मशीन एवं टूल्स, थर्मल पावर, परमाणु ऊर्जा केंद्र, रावत भाटा, लोको कारखाना, ट्रक कारखाना, लकड़ी के खिलौने, इत्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कापर उद्योग, इस्पात उद्योग, मार्बल उद्योग, चीनी उद्योग, ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों में जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, अजमेर, पुष्कर, आमेर और रणथंभौर आदि प्रमुख हैं। धार्मिक स्थलों में त्रिनेत्र गणेश, नाथद्वारा, खाटू श्याम, कैला देवी, शाकंभरी देवी, देशनोक, रामदेवरा, सांवलिया, त्रिपुरा सुंदरी, करणी माता, अजमेर दरगाह तथा पुष्कर तीर्थ का ब्रह्मा मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ पर लगभग 200 महल हैं, जिनमें उदयपुर, जोधपुर, जयपुर आदि प्रमुख हैं। यहाँ से 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में भी राजस्थान का विशेष योगदान रहा है। इस दृष्टि से यहाँ के प्रजामंडल आंदोलन का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को भारत के समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता है। उच्च शिक्षा की बात करें तो यहाँ तकनीकी, चिकित्सकीय और कृषि विश्वविद्यालयों सहित 25 राजकीय और लगभग इतने ही गैर राजकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। यहाँ 292 राजकीय महाविद्यालय हैं और निजी महाविद्यालयों की तो कोई सीमा ही नहीं है। हर जिले में लगभग 100 से अधिक निजी महाविद्यालय भी संचालित हैं, जिनमें सर्वाधिक जयपुर जिले में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 6,85,48,437 है, जिसमें 3,55,04,169 पुरुष तथा 3,29,94,268 महिलाएं। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% है और यहाँ का लिंग अनुपात 928 है और जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा परिचय राजस्थान का था। अब मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ी बहुत, वैसे तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं कवि नहीं हूँ मूलतः, क्योंकि मेरा लेखन पद्य में नहीं है, गद्य में अधिक मेरा लेखन है, पद्य में मेरा लेखन नहीं है। और गद्य में भी मेरे अधिकांश जो है पुस्तकें संदर्भ पुस्तक के रूप में, जो कि मेरे विषय राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं, तो संदर्भ पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुई हैं। और बाकी जो हैं मेरे लेख, आलेख, कहानियाँ, शोध पत्र, इस तरह की जो चीज़ें प्रकाशित हुई हैं। तो पद्य में मेरा लेखन नहीं है, गद्य में लेखन है। लेकिन कभी कभी ऐसे तुकबंदी करने की इच्छा जागृत हुई तो थोड़ी बहुत कुछ तुकबंदी की। मेरी आदरणीय बड़ी बहन जी डॉक्टर मधु चतुर्वेदी, जिनके नाम से आप सभी भली भांति परिचित हैं, अच्छी तरह अवगत हैं और अभी भी वो इस पटल पर हैं उपस्थित, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी एक गज़ल है और जो यूँ थी कि ये दिल की दास्तां है और मैं हूँ। तो उनकी ये गज़ल सुन के मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी कुछ इसी तरह से कुछ लिखूं। तो उसी पे आधारित मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। और वैसे तो मेरे नाम में क्योंकि मधु जुड़ा हुआ है ही, इसलिए जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी हैं ही, और जहाँ वो हैं वहाँ मैं तो हूँगा ही हूँगा। और बस मेरे जो है मधु और चतुर्वेदी के बीच में एक मुकुल और अतिरिक्त मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है।
तो एक वो, तो शुरू में मैं इसके एक दो वो तरन्नुम सुना देता हूँ, फिर पूरी मैं तरन्नुम नहीं सुनाऊंगा क्योंकि तरन्नुम सुना में समय अधिक लगता है। तो वो कुछ इस तरह से है। प्रारंभ में उसके मैं कहना चाहूँगा, महफिल में तेरा चर्चा, महफिल में तेरा चर्चा कुछ यूँ बयां हुआ, महफिल में तेरा चर्चा कुछ यूँ बयां हुआ कि मौसम हुआ गुलाबी शराबी समा हुआ, मौसम हुआ गुलाबी शराबी समा हुआ। दिल में एक तूफान है, दिल में एक तूफान है और मैं हूँ, दिल में एक तूफान है और मैं हूँ, पिघलती सी शमा है और मैं हूँ, पिघलती सी शमा है और मैं हूँ, दिल में एक तूफान है। सहे तकलीफ फिर खामोश है क्यों, सहे तकलीफ फिर खामोश है क्यों, ये दिल एक बेजुबां है और मैं हूँ, ये दिल एक बेजुबां है और मैं हूँ, कि दिल में एक तूफान है। तपिश कैसी अरे ये कौन जाने, तपिश कैसी अरे ये कौन जाने, सुलगता सा धुआं है और मैं हूँ, सुलगता सा धुआं है और मैं हूँ, दिल में एक तूफान है। अब आगे मैं बिना तरन्नुम की सुनाऊंगा। तरन्नुम में इससे सभी जो पटल पर उपस्थित हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, आप सबके नाम मैं अभी उल्लेखित नहीं कर पाया, लेकिन मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आप सबके कमेंट्स जो मेरे यहाँ हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन सबके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम के अंत में जब मैं सारे कमेंट्स देखूंगा, निश्चित रूप से आप सबका जवाब दूंगा। और अभी आप सबको सामूहिक रूप से मैं प्रणाम करता हूं। रहे अक्सर अकेला महफिलों में, रहे अक्सर अकेला महफिलों में, ये कैसा रहनुमा है और मैं हूँ, ये कैसा रहनुमा है और मैं हूँ, जिन्हें ढूंढा करूँ सेहरा में अक्सर, जिन्हें ढूंढा करूं सेहरा में अक्सर, ये कदमों के निशान हैं और मैं हूँ, वो कदमों के निशान हैं और मैं हूँ। कई सदियों से मैं सोया नहीं हूँ, कई सदियों से मैं सोया नहीं हूँ, ये बोझिल सा समा है और मैं हूँ, ये बोझिल सा समा है और मैं हूँ। घनी बारिश और ये तन्हाइयाँ हैं, घनी बारिश और ये तन्हाइयाँ हैं, क्षमा करें, घनी बारिश और ये तन्हाइयाँ हैं, ये भीगा आसमां है और मैं हूँ, ये भीगा आसमां है और मैं हूँ। जख्म दिल के मेरे ऐसे सजे हैं, जख्म दिल के मेरे ऐसे सजे हैं, सिसकता सा बयां है और मैं हूँ, सिसकता सा बयां है और मैं हूँ। करे तू याद मुझको भूल कर भी, करे तू याद मुझको भूल कर भी, ये रिश्ता दरमियाँ है और मैं हूँ, ये रिश्ता दरमियाँ है और मैं हूँ। व्यथा मेरी कथा ऐसी बनी क्यों, व्यथा मेरी कथा ऐसी बनी क्यों, अजीब दास्तां है और मैं हूँ, अजीब दास्तां है और मैं हूँ। भटकती ही रही है रूह मेरी, भटकती ही रही है रूह मेरी, ये जिस्म तो एक मुकां है और मैं हूँ, ये जिस्म तो एक मुकां है और मैं हूँ। दुखी होके आए सब दर पे तेरे, दुखी होके आए सब दर पे तेरे, तू सबका आशियाँ है
और मैं हूँ तू सबका आशियाँ है और मैं हूँ। अंतिम है, रहे चर्चा हमेशा महफिलों में, रहे चर्चा हमेशा महफिलों में, वो किस्सा फिर बयां है और मैं हूँ, वो किस्सा फिर बयां है और मैं हूँ। दिल में एक तूफ़ान है और मैं हूँ, पिघलती सी शमा है और मैं हूँ, पिघलती सी शमा है और मैं हूँ। तो ये कुछ था प्रयास मेरा। अब मेरे ऐसे काव्यात्मक प्रस्तुति में आप लोग अगर काव्यात्मक सौंदर्य ढूंढेंगे तो शायद ना मिले, क्योंकि उतना उस सौंदर्य, क्योंकि मेरा अभ्यास पद्य में लेखन का नहीं है, इसलिए उस सौंदर्य का अभाव आपको लग सकता है इसमें। अब क्योंकि मैं सवाई माधोपुर से हूँ तो थोड़ी चर्चा सवाई माधोपुर की करना चाहूँगा। सवाई माधोपुर वैसे तो यहाँ के रणथंभौर नेशनल पार्क की वजह से प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, बाघों की नगरी भी इसको कहते हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी जो रणथंभौर किले के अंदर स्थित है। रणथंभौर किला भी अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है और उसको भी देखना, उसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो यहाँ जो रणथंभौर किले के अंदर स्थित हैं त्रिनेत्र गणेश जी, उन त्रिनेत्र गणेश जी का भी अपना एक विश्व रिकॉर्ड है। यहाँ पर एक व्यक्तिगत डाक आने का विश्व रिकॉर्ड है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल एड्रेस पे, किसी व्यक्तिगत किसी पते पर सर्वाधिक डाक आने का विश्व रिकॉर्ड त्रिनेत्र गणेश जी के नाम है। क्योंकि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदू परिवार रहते हैं और भारतवर्ष में भी जहाँ कहीं भी हिंदू परिवार रहते हैं, उनके यहाँ कोई भी किसी प्रकार का मांगलिक प्रसंग यदि उपस्थित होता है तो सबसे पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश जी के लिए भेजा जाता है। जो लोग व्यक्तिशः आके दे सकते हैं वो तो व्यक्तिशः आने का प्रयास करते हैं, व्यक्तिशः आते हैं, वहाँ गणेश जी तक निमंत्रण अपना पहुँचाते हैं। जो व्यक्तिशः नहीं आ सकते वो डाक द्वारा अपना निमंत्रण, प्रथम निमंत्रण गणेश जी को भेजते हैं। इस तरह से वो डाक आने का, व्यक्तिगत डाक आने का एक विश्व रिकॉर्ड है त्रिनेत्र गणेश जी के नाम। रणथंभौर किला जैसे कि मैंने कहा यहाँ का प्रसिद्ध है ही। हमीर की धरती भी इसको बोलते हैं, जो कि हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का पहला जौहर भी इसी रणथंभौर किले में ही हुआ था। यहाँ रामेश्वर धाम, त्रिवेणी धाम जिसको बोलते हैं, उसमें 3 नदियों का संगम है, चंबल, बनास, माही, कुछ लोग सीप नदी भी उसको बोलते हैं। इस तरह 3 नदियों का संगम है, उसको त्रिवेणी धाम बोलते हैं। अनेक प्राकृतिक झरने यहाँ बहते रहते हैं। बारिश के मौसम में विशेष यहाँ का सौंदर्य हो जाता है, क्योंकि उन झरनों का वेग तब बहुत अधिक तेज होता है और हरियाली भी तब बहुत अधिक हो जाती है। इस तरह घने जंगलों से आच्छादित है पूरा ये नगर। अनेक नदियाँ यहाँ से होके बहती हैं, जिनमें चंबल, बनास, मोरेल, माही, सीप आदि प्रमुख हैं। अनेक बांध हैं यहाँ पर, जिसमें ढील बांध, मानसरोवर बांध, सूरवाल बांध और नज़दीक ही बीसलपुर बांध भी है। यहाँ धार्मिक दृष्टि से देखें तो चौथ माता का मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि चौथ का बरवाड़ा नगर में स्थित है। सवाई माधोपुर के नज़दीक ही, जो कि करौली जिले में पड़ता है, वहाँ पे कैला देवी का मंदिर है, वो भी विश्व प्रसिद्ध है। खंडार का किला भी यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, खंडार का किला है। अरणेश्वर महादेव में सप्तकुंड, भगवतगढ़, यहाँ सवाई माधोपुर के नज़दीक है, भगवतगढ़ करके एक ग्राम है, छोटा कस्बा है, जहाँ अरणेश्वर महादेव, वहाँ पे ऐसे 7 कुंड हैं। इसके अतिरिक्त अमरेश्वर महादेव, जोजोश्वर महादेव, सोलेश्वर महादेव, ये ऐसे यहाँ शिव जी के स्थान हैं जहाँ प्राकृतिक झरने बहते हैं। शिवलिंग भी वहाँ स्थापित है। लोग धार्मिक दृष्टि से भी वहाँ आते हैं और पिकनिक मनाने की दृष्टि से भी आते हैं। यहाँ सवाई माधोपुर के नज़दीक ही, सवाई माधोपुर जिले में ही शिवाड़ नामक एक कस्बा है, जहाँ पे 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव मंदिर जिसको बोलते हैं। यहाँ सवाई माधोपुर में भी चमत्कार जी जैन मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। और सवाई माधोपुर के नज़दीक ही श्री महावीर जी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी है। रेल मार्ग द्वारा देश के हर कोने से सवाई माधोपुर सीधा ही जुड़ा हुआ है। यहाँ के अमरूद भी बहुत प्रसिद्ध हैं और काफ़ी दूर दूर तक यहाँ से अमरूदों को भेजा जाता है। और यहाँ के अमरूद उसी तरह से प्रसिद्ध हैं और उसी तरह से स्वादिष्ट हैं जिस तरह से इलाहाबाद के अमरूद, जैसे वहाँ इलाहाबाद के अमरूद फेमस हैं, उसी तरह से सवाई माधोपुर के अमरूद फेमस है। सवाई माधोपुर और टोंक जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है और सवाई माधोपुर जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सवाई माधोपुर, भावनवास, खंडार और गंगापुर सिटी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सवाई माधोपुर जिले की कुल जनसंख्या
13,35,551 है, जिसमें 7,04,031 पुरुष तथा 6,31,000 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 297 प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा लिंग अनुपात 897 है। तो ये तो सवाई माधोपुर का परिचय था थोड़ा सा। अब मैं एक कहानी आपको अपनी प्रस्तुत करना चाह रहा था। ये अजनबी कहानी जो कि एक जानवी पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उस जानवी पत्रिका में मेरी ये कहानी प्रकाशित हुई है। और इस कहानी का अपना एक इतिहास मैं आपको बता दूं। ये लेखन की दृष्टि से मेरा प्रथम लेखन है, यानी कि मैं जब विद्यार्थी था, अध्ययनरत था, एमए कर रहा था, उस दौरान ये कहानी मैंने लिखी थी। उससे पहले मैंने लेखन के नाम पर एक पंक्ति भी नहीं लिखी थी। ये कहानी बड़ी है, इसलिए मैंने अभी इसको एक तरफ रख दिया है, क्योंकि ये लंबी कहानी है। तो अगर बाद में समय बचा तो मैं इसको अब प्रस्तुत करूँगा। तो इस कहानी का इतिहास मैं बता रहा था। ये था कि मैं जब अध्ययनरत था तो मेरी एक शिक्षिका थी, वो बार बार मुझसे कहती रहती थी लगातार कि कुछ लिखा करो, कुछ लिखा करो। मैं यूँ सुन लेता था उनकी बात को, मैं समझ नहीं पाता था भाई क्या लिखूं, क्योंकि उससे पहले मेरा लेखन का अभ्यास नहीं था, मैंने कभी कुछ लिखा भी नहीं था। वो बार बार मुझसे कहती, जब भी मैं उनके सम्मुख उपस्थित होता, यही कहती हैं कुछ लिखा करो, तुम लिख सकते हो, कुछ लिखा करो, तुम लिख सकते हो, कुछ लिखा करो। मैं बस ठीक है उनकी बात सुन लेता था। फिर उन्होंने मुझे उलाहना देना शुरू कर दिया, इतने दिनों से कह रही हूँ तुम लिखते क्यों नहीं हो, कुछ तुम लिख सकते हो, लिखते क्यों नहीं हो। तो मैं बड़े असमंजस में रहता था। एक दिन उन्होंने बहुत ही एक तरह से मुझे मौखिक जो है यातना दी और ये कहा कि तुम इतने नालायक हो, इतने दिनों से कह रही हूँ कि तुम लिख सकते हो, लिखो लिखो। तो उससे कुछ वो होके प्रेरित मैंने वो कहानी लिखी और उस दिन एक ही रात में बैठ के मैंने ये कहानी लिखी और रात में लिखना शुरू किया और सुबह तक लिखता रहा। सुबह मैंने इस कहानी का समापन किया और फिर ये जानवी नामक एक पत्रिका में उन्होंने एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित की थी। मेरे ध्यान में आया कि चलो इसमें कहानी अपनी भेज देते हैं। मैंने वो कहानी वहाँ भेजी और मेरी कहानी को जानवी पत्रिका ने पुरस्कृत किया और इसको प्रकाशित भी किया, इसलिए उनका आभार। तो ये कहानी क्योंकि लंबी है इसलिए अभी इसको नहीं सुनाऊंगा, आज समय बचा तो सुनाऊंगा, अन्यथा इसी तरह से आपके सम्मुख फिर कभी उपस्थित हुआ तो तब सुनाऊंगा, इसलिए शेष अगले अंक में। तो अब मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सम्मुख एक बाल कथा। मैंने कुछ बाल कथाएँ भी लिखी हैं, उसमें एक बाल कथा है नए जूते, वो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज बंटी सुबह से ही जिद पकड़ कर बैठा था, यहाँ तक कि उसने सुबह से ही खाना आदि भी त्याग रखा था। बंटी की माँ सरोज उसे समझा कर हार चुकी थी, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस उसने तो एक ही धुन पकड़ रखी थी, उसे नए महंगे वाले ब्रांडेड जूते ही चाहिए। वैसे तो वह पिछले 2 महीनों से महंगे ब्रांडेड जूते लेने को कह रहा था। तब उसने अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के रोहित को वैसे ही जूते पहने देखा था। बंटी अपनी कक्षा में सबसे होशियार विद्यार्थी है। वह हमेशा विद्यालय में अव्वल आता है। सभी शिक्षक बंटी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। रोहित औसत दर्जे का छात्र है, अतः उसे शिक्षकों की ओर से कभी विशेष प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। शिक्षकों के मन में बंटी के प्रति विशेष स्नेह देखकर उसे मन ही मन बंटी से ईर्ष्या होने लगी थी। अपनी इसी ईर्ष्यालु भावना को संतुष्ट करने के लिए वह चाहे जब बंटी को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। इसके लिए वह प्राय अपने पिता द्वारा उसे दी गई महंगी वस्तुओं का सहारा लेता था और बंटी के पिता की आय उसके पिता की आय की तुलना में कम होने का उपहास भी उड़ाया करता था। यह बात बंटी के दिल को चुभ जाती और अपने पिता और स्वयं के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वह भी वैसी ही महंगी वस्तुएं लाने की जिद अपने पिता से करने लगता था। इन्हीं वस्तुओं में अब नया नाम एक महंगे ब्रांडेड जूतों का भी जुड़ गया था। बंटी का पिता क्योंकि एक सामान्य सी नौकरी करता था किसी कार्यालय में, अब बहुत ही बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मृदुभाषी और मिलनसार इंसान था। अपने सीमित संसाधनों में परिवार का गुजारा मात्र ही कर पाता था और इसके लिए भी उसे एक सुव्यवस्थित बजट बना के चलना पड़ता था और कोई आकस्मिक वित्तीय भार सामने आ जाने पर उसका बजट गड़बड़ा जाता था। उस राकेश के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, राकेश की बहन संगीता, 2 पुत्र बंटी व सोहन तथा पुत्री प्रीति एवं पत्नी सरोज शामिल थे। तीनों बच्चों तथा छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा, वृद्ध माता पिता की औषधि आदि का खर्चा एवं सामान्य पारिवारिक खर्चे के चलते पिछले 2 महीनों से चाहकर भी राकेश बंटी को नए ब्रांडेड जूते नहीं दिलवा सका था। बस हर बार उसे बंटी से यही कहना पड़ता कि बेटा इस महीने तो गुंजाइश नहीं है,
अगले महीने वेतन मिलते ही नए जूते दिलवा दूंगा। पर आज बंटी का बाल हट देखकर उसने बंटी को जूते दिलवाने का मानस बना लिया। शायद इसके लिए उसे अपने मासिक बजट की किसी अन्य मद में कटौती करनी पड़े। राकेश ने बंटी से कहा, बेटा खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के नए जूते दिलवाने बाजार चलता हूँ। इतना सुनते ही बंटी का चेहरा खिल उठा। उसने फटाफट खाना खाया और बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। राकेश बंटी को लेकर अपने स्कूटर से बाजार चल दिया। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि बंटी की नज़र सड़क किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी। बंटी बड़े ध्यान से उस आदमी को देखने लगा। बंटी ने देखा कि वह आदमी अपने दोनों हाथ सामने टिकाकर धीरे धीरे सरक रहा है। बंटी ने राकेश से पूछा, पापा वह आदमी बैठे बैठे क्यों चल रहा है, खड़ा होकर क्यों नहीं चलता? राकेश ने कहा, बेटा वह बैठे बैठे नहीं चल रहा बल्कि खड़ा होकर ही चल रहा है। दरअसल उसके दोनों पैर नहीं हैं, शायद किसी दुर्घटना में उसने अपने पांव गंवा दिए होंगे। बंटी ने पुनः आश्चर्य से पूछा, पापा उसके दोनों पैर नहीं हैं तो वह जूते कैसे पहनता होगा? राकेश ने जवाब दिया, बेटा जब उसके दोनों पैर ही नहीं हैं तो उसे जूतों की क्या आवश्यकता है, जूते तो पैरों के लिए ही चाहिए होते हैं। बंटी को यह कहा कि ऐसा लगा जैसे वह बहुत ही गहरी नींद से जागा हो। उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो नए ब्रांडेड जूते नहीं होने के कारण दुखी हो रहा था, पर इस आदमी के तो पैर ही नहीं हैं। इस आदमी के दुख के आगे मेरा दुख तो नगण्य है। बंटी ने एकदम कहा, पापा घर वापस चलो। राकेश ने, क्यों बेटा, अभी तो हम जूते लेने चल रहे हैं, जूते लेकर फिर घर चलेंगे। बंटी ने कहा, पापा मुझे जूते नहीं चाहिए। राकेश ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? बंटी ने कहा, पापा मेरे पास तो पहले से ही 3 जोड़ी जूते हैं, 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ के तथा 1 जोड़ी बाहर जाने के लिए। फिर भी मैं नए ब्रांडेड जूतों के लिए जिद कर रहा हूँ, पर इस आदमी के तो दोनों पैर ही नहीं हैं। यह अपने पैरों के लिए किससे जिद करेगा? इसीलिए आप घर वापस चलो, मुझे नए जूते नहीं चाहिए। राकेश बंटी की बात सुनकर उसकी समझदारी से अभिभूत हुआ। हो गया, रिज्यूम हो गया, देखना। क्षमा चाहूँगा, बीच में कुछ वो कॉल आने से व्यवधान हो गया। राकेश बंटी की बात सुनकर उसकी समझदारी से अभिभूत हुआ और वापस घर की ओर चल पड़ा। शायद बंटी को जूतों और पैरों के महत्व के भेद का ज्ञान हो चुका था। तो ये एक बाल कथा थी और इसमें कुछ ऐसा भाव व्यक्त करने का प्रयास किया जैसे कहा गया ना है, दुनिया में कितना गम है पर मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मेरा गम मैं भूल गया। तो हमको लगता है कि हमारी पीड़ा सर्वाधिक है, हमसे अधिक दुखी संसार में और शायद कोई और हो। भगवान ने सबसे ज़्यादा पीड़ा और दुख हमको ही दिए हैं, ऐसा प्राय कई बार हमको लगता है। ऐसे अवसाद में हम कई बार आ जाते हैं, लेकिन जब हम और चारों तरफ अपने निगाह दौड़ाएं तो हमको लगेगा कि हमसे भी अधिक पीड़ा और अन्य लोग सहन कर रहे हैं, झेल रहे हैं। उनकी तुलना में हो सकता है हमारी पीड़ा तुच्छ हो, नगण्य हो। तो ये थोड़ा छोटा सा एक प्रयास था। इसमें एक गीत मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये भी मैंने वैसे ही प्रयास किया है, क्योंकि इसमें भी आप काव्यात्मक सौंदर्य ढूंढेंगे तो छंद अलंकार वगैरह आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको दृष्टिगोचर शायद ना हो। तो मेरा प्रयास है, ये सत्ता के गलियारे हैं, 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 यहाँ चलता उनका राज सदा, यहाँ चलता उनका राज सदा, जो झूठे और मक्कारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, यहाँ भैंस सदा उनकी होती, जिनके हाथों में हो लाठी, अपराध जगत में जिनका कद ऊंचा और ऊंची हो काठी, यहाँ उनकी होती पूछ सदा, यहाँ उनकी होती पूछ सदा, जो भ्रष्ट और हत्यारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, ये देश की चिंता ना करें, बस खुद के बारे में सोचें, फिर से चुनाव कैसे जीतें, ये तो बस इतना ही सोचें, इनके आगे तो वोटर भी, इनके आगे तो वोटर भी बेचारे और लाचारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं,
मौसम चुनाव का हो तो ये झुक झुक प्रणाम करते यारो। मौसम चुनाव का हो तो ये झुक झुक प्रणाम करते यारो। कभी इस गली कभी उस गली मारे मारे फिरते यारो। सत्ता मिलने पर ये पूछें, सत्ता मिलने पर ये पूछें आप कौन हैं क्यों पधारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। ये काम भले छोटे करते पर बातें बड़ी बड़ी करते। ये काम भले छोटे करते पर बातें बड़ी बड़ी करते। खुशहाल देश की ये ख्याली इमारतें खड़ी करते। खुशहाल देश की ये ख्याली इमारतें खड़ी करते। यहाँ उनकी चिंता कौन करे, यहाँ उनकी चिंता कौन करे जो भूखे और दुखियारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। कुछ काम नहीं है तुझको तो तू राजनीति में आ जा। कुछ काम नहीं है तुझको तो तू राजनीति में आ जा। थाम मीडिया का दामन फिर हर दिल पर तू छा जा। थाम मीडिया का दामन फिर हर दिल पर तू छा जा। कुर्सी तुझको मिल जाए तो, कुर्सी तुझको मिल जाए तो फिर तेरे वारे न्यारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। जो राजनीति में हो टिकना सबसे निभा के तू चलना। जो राजनीति में हो टिकना सबसे निभा के तू चलना। जो भाते तुझे न हो उन्हें भी गले लगा के तू मिलना। जो भाते तुझे न हो उन्हें भी गले लगा के तू मिलना। यहाँ काम कभी वो भी आए, यहाँ काम कभी वो भी आए जो निकृष्ट और नाकारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भाई साहब सादर पालागन। जो पटल महावीर सिंह वीर जी, रंजना मजूमदार जी, पंडित प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नव जी, लक्ष्मी लाल जी, केपी चौहान जी, आर के शर्मा जी, ऋषि सिन्हा जी, मधु मिश्रा जी, मधुमंजरी दुबे जी, संतोष दुबे जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, दरियाप सिंह जी, सुनीता महेश्वरी जी, महावीर सिंह जी वीर जी, भूपेंद्र सिंह रंजन जी, डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी, डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी मिश्रा जी, मोनिका शर्मा जी, प्रवीण सक्सेना जी, दरियाप सिंह जी राजपूत जी, डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी, श्याम वरण ओझा जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का आभार। आप सभी मेरा मनोबल, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि ये जल्दी चल रहे हैं और फिर मैं जब अपना उद्बोधन करता हूं तो बीच में पटल पर उतना ध्यान नहीं रह पाता, लेकिन बाद में मैं सबके कमेंट्स का, सबकी टिप्पणियों का निश्चित रूप से प्रत्युत्तर दूंगा। अब मैं एक और बाल कथा यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुबह की नींद। ये भी एक मेरा छोटा सा प्रयास था। गौरव को सुबह उठने में बड़ा ही जोर आता था। उसे सुबह की नींद अत्यधिक प्रिय थी। गौरव के पिता अभिषेक को उसे सुबह जगाने के लिए काफ़ी पीछे पड़ना पड़ता था। अभिषेक कहता, बेटा गौरव उठो, 7 बजने वाले हैं, तुम्हें स्कूल को देर हो जाएगी, 8 बजे तो तुम्हारी प्रेयर शुरू हो जाती है। लेकिन गौरव कहता, पापा अभी थोड़ी देर और सोने दो, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगा। यह लगभग रोज का ही सिलसिला था। इस कारण प्राय गौरव की स्कूल की बस भी छूट जाती थी और अभिषेक को ही उसे स्कूल छोड़कर आना पड़ता था। अभिषेक कई बार गौरव को सुबह जल्दी उठने के लाभ समझाता, लेकिन गौरव पर कुछ भी असर नहीं होता। उसे तो बस सुबह सुबह की सुहानी नींद अत्यधिक प्रिय थी। सुबह देर से उठने के कारण गौरव स्कूल के लिए जल्दबाजी में तैयार होता। परिणाम स्वरूप वह ढंग से नाश्ता आदि भी नहीं कर पाता और स्कूल में भी सारा दिन अलसाया सा रहता। स्कूल से आने के बाद न उसकी गृह कार्य करने में रुचि रहती, न किसी और काम में।
उसके स्कूल का गृह कार्य भी उसकी माँ सविता या पिता अभिषेक उसके पीछे पढ़ पढ़ कर करवाते। वह थोड़ी देर पढ़ने भी बैठता तो आलस उस पर हावी हो जाता था। एक दिन गौरव जब सोया हुआ था तो उसकी अचानक नींद टूट गई। उसने देखा कि उसके पिता अभिषेक कुछ चहलकदमी कर रहे हैं। उसने उठकर देखा तो उसके पिता जूते पहन रहे थे। उसने समय देखा तो सुबह के 5 बजे थे। उसने पापा से पूछा, पापा आप कहीं जा रहे हो? उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तो रोज ही सुबह की सैर पर जाता हूँ, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? गौरव ने कहा, इतनी जल्दी? मैं तो अभी और सोऊंगा। उसके पिता ने कहा, बेटा अब उठ ही गए हो तो दोबारा क्या सोना, मेरे साथ घूमने चलो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। ऐसा कहकर अभिषेक गौरव को अपने साथ ले गया। घर से बाहर निकलकर गौरव ने महसूस किया कि सुबह का शांत प्राकृतिक वातावरण कितना सुखद होता है। सुबह सुबह की मीठी मीठी ठंडी हवा, शोर शराबे और प्रदूषण से रहित स्वच्छ वातावरण, पेड़ों पर पक्षियों का संगीतमय कलरव। उसने तो इस सब की कल्पना भी नहीं की थी। उसका तो यही मानना था कि घर से बाहर सड़क पर चलने का मतलब है भारी भीड़, शोर शराबे और प्रदूषण युक्त वातावरण में से गुजरना, जहां पक्षियों के संगीत में मधुर कलरव के स्थान पर बेधड़क भागती दौड़ती गाड़ियों के हॉर्नों की कर्कश ध्वनि कानों को भेदती रहेगी। प्रातः भ्रमण से घर वापस लौटते समय उसने देखा कि सूर्योदय होने लगा था। उसने देखा आकाश में स्वर्णिम लालिमा छाई हुई थी। यह नज़ारा तो उसने और भी आनंददायक और मनमोहक लगा, और ऐसा नज़ारा उसने पहले कभी देखा भी नहीं था। उसे यूँ लगा जैसे किसी कुशल चित्रकार ने बहुत ही बड़े कैनवास पर बड़ा ही सुंदर चित्र उकेरा हो। घर आने के बाद गौरव स्कूल के लिए आराम से तैयार हो गया। उसे किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी पड़ी। उसने आगे होकर माँ से नाश्ता मांगा और पूरा खाया भी, क्योंकि आज पहली बार उसे जोरों की भूख लगी थी। सारा दिन उसने अपने अंदर एक विशेष ताजगी और ऊर्जा महसूस की। उसकी आंखों में भी एक विशेष चमक थी। स्कूल से लौटकर भी उसे आलस नहीं आया। आज उसने अपना होमवर्क भी स्वतः कर लिया और पढ़ाई भी की। उसने यह अनुभव किया कि यह सारी अनुभूति प्रातः जल्दी उठने, प्रातः भ्रमण पर जाने का परिणाम थी। उसने अपने पिता अभिषेक से कहा, पापा अब कल से मुझे भी जल्दी जगा दिया करना, मैं भी आपके साथ रोज़ घूमने जाऊंगा। शायद अब गौरव को प्रातः जल्दी उठने के सारे लाभ समझ में आ चुके थे। तो ये एक छोटा सा प्रयास था प्रकृति से सानिध्य का, क्योंकि हम प्रकृति के जितना अधिक निकट रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। और सुबह के शांत वातावरण में, प्रदूषण रहित वातावरण में जो हमें प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, वैसा दिन में हमको नहीं दिख सकता। इसलिए और उस समय की खुली ताज़ी हवा, तो ये तो एक छोटा सा प्रयास था। अब मैं एक और राजस्थानी गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो 10 मिनट का समय ही शेष रह गया है। तो ये एक ढोला मारू, यहाँ एक प्रेम कथा रही बहुत प्रसिद्ध यहाँ की, ढोला मारू। जिस तरह से लैला मजनू, शीरी फरहाद, ये भी एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है, वैसे राजस्थान की एक प्रसिद्ध प्रेम कथा ढोला और मारू की है। तो ये ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ ये एक लोकगीत है, केसरिया बालम। और ये केसरिया बालम गीत राजस्थान की मिट्टी में पूरी तरह से रचा बसा है। और इस गीत को इस सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया यहाँ की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जी ने। और इस तरह से ये गीत और इस गीत की ये पंक्ति कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश, तो ये पंक्ति राजस्थान में आने का निमंत्रण देने वाली एक स्वागत पंक्ति बन गई। तो और राजस्थान के विषय में एक और विशेष बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राजस्थान की एक विशेष बात यह है कि आप लोगों में से बहुत से लोग शायद राजस्थान न आए हों कभी, लेकिन राजस्थान आप सभी के पास जरूर आया होगा कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। चाहे कभी गले में गोरबंद लटकाकर ऊंट पर सवार होकर, कभी दाल बाटी और चूरमा के रूप में थाली में सजकर, तो कभी केसरिया बालम के सुरों के रूप में। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझसे नहीं मिले, लेकिन मैं आप लोगों से मिलने इस पटल पर बार बार आ जाता हूँ अलग अलग रूपों में। ठीक वैसे ही जैसे जग को हंसाने बहुरूपिया, रूप बदल फिर आएगा, स्वर्ग यहीं
नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये प्रस्तुत है केसरिया बालम, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत, ढोला मारू की कहानी पर आधारित गीत। मैं अपने उन्हीं राजस्थानी मित्रों से पुनः क्षमा चाहूँगा। हो सकता है उच्चारण में थोड़ा सा कहीं मुझसे त्रुटि हो जाए, क्योंकि भाषा का विकास, मैंने कहा कि मेरा जिस प्रदेश में हुआ, मूलतः राजस्थान का हूँ, पर राजस्थान में मेरा आगमन मेरे व्यक्तित्व और मेरी भाषा के पूर्णतः विकास होने के पश्चात ही हुआ। तो प्रस्तुत है केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। पिया प्यारी ढोला आवोनी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ओ पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश। जावण आवण कह गया, तो कर गया कोल अनेक। जावण आवण कह गया, तो कर गया कोल अनेक। यहाँ भाव ये है कि वो जाते समय आने की कह गया और अनेक वादे भी कर गया। जावण आवण कह गया, तो कर गया कोल अनेक। गिनता गिनता घिस गई, मारी आंगलियारी रेख। केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। साजन साजन मैं करूं, तो साजन जीव जड़ी। साजन साजन मैं करूं, तो साजन जीव जड़ी। साजन फूल गुलाब रो, सूंघूं घड़ी घड़ी। केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश जी। पिया प्यारी ढोला आवोनी, पधारो मारे देश। मारो थारा देश में, तो निपजे तीन रतन। मारू थारा देश में, तो निपजे तीन रतन। एक डोलो एक मारवण, तीजो कसुमल रंग। केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश। पिया प्यारी ढोला आवोनी, पधारो मारे देश। सुपुणा तू सौभागियो, ने उत्तम थारी जात। सुपना तू सौभागियो, ने उत्तम थारी जात। सौ को साजन बसे, आन मिले पर बात। केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश जी।
पिया प्यारी ढोला आवोनी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, ओ पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी ढोला आवोनी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ये था एक और प्रयास राजस्थानी गीत की प्रस्तुति का। अब क्योंकि समय हो गया है, बस 2-3 मिनट का समय मैं और लूँगा। अंत में चलते चलते एक गीत यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। जिस तरह से हमारा ये पटल लोगों को अवसाद से दूर करने का प्रयास कर रहा है और हम इस अवसाद से दूर रहें, और निश्चित रूप से ये हमारे अवसाद भरे दिन एक दिन बीत जाएंगे, फिर से पुनः सब कुछ सामान्य होगा। उसी भाव को लेते हुए गीत प्रस्तुत है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस पटल के पूरे परिवार को, इस संस्था के समन्वयक और इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पटल के समन्वयक प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, तीसरी बार इस पटल पर प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों के नाम जिनके नहीं ले सका उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, और निश्चित रूप से बाद में आपकी सबकी टिप्पणियाँ देखकर मैं उनका निश्चित रूप से प्रत्युत्तर दूंगा। आप सभी का नमस्कार, प्रणाम।